जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अंजनी कुमार प्रजापति फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। बेटे, इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ये हेडिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में। चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो वो पूछता ही जरूर है इस क्वेश्चन को। अगर एक साल पूछा है तो हो सकता है दूसरी साल ना पूछे, लेकिन ये मतलब कह सकते हैं कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूनिवर्सिटी इसको पूछती कैसे है, हमने यहाँ पर इसको पूछने के दो तरीके लिखे हैं जिस तरीके से आज तक यूनिवर्सिटी इसको बार बार पूछती है। तो पहला है सो दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज एलिप्स। ये दिखाना है कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है वो इलिप्स है, ये दिखाना है आपको। और दूसरा कैसे पूछता है ये इस हेडिंग को यूनिवर्सिटी कि फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, आपको क्या दिखाना है कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो है वो एज उसका फेज डायग्राम आपको दिखाना है। तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम ये जानें कि ये जो हेडिंग है इस हेडिंग में एक एक वर्ड की पीछे की फिजिक्स क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। फेज स्पेस मैंने कई बार आपको बताया है और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर फेज स्पेस के बारे में हम एक स्पेशल लेक्चर भी किए हैं और वो अपलोड है चैनल पर, आप विजिट करके देख सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं कि फेज स्पेस क्या है। बेटे, अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है और अगर वो पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसकी पोजीशन और उस पार्टिकल से रिगार्डिंग जो उसका मोमेंटम है, तो पोजीशन के थ्री कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड या एक्स वाई जो भी उससे एसोसिएटेड उसकी पोजीशन होगी, पार्टिकल से एसोसिएटेड जो उसकी पोजीशन होगी, और उस पोजीशन से एसोसिएटेड उस पार्टिकल के पास जो मोमेंटम होगा, इस मोमेंटम कोऑर्डिनेट का को मिला दें और पोजीशन कोऑर्डिनेट को मिला दें तो हमारे पास जो सिस्टम बनता है उसको हम फेज स्पेस कहेंगे, या जो स्पेस बनता है वो हमें उसे हम फेज स्पेस बोलेंगे। तो इस हेडिंग का फेज स्पेस हमने बहुत ही शार्ट में आपको बताया और डिटेल जानकारी के लिए आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। दूसरी चीज हमें यहां पर देखना है कि ये वन डायमेंशन क्या है। तो बहुत इजी है ये, मुझे लगता है कि 9th 10th में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद 11th 12th में और ज़्यादा इसको एलोबरेट करते हैं, और फिर बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 फिर तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम सेइंग रिगार्डिंग द वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन का मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। वन डायमेंशन क्या है बेटे, जब कोई भी पार्टिकल टाइम के साथ अगर एक ही एक्सिस में चलता है तो वन डायमेंशन, कोई पार्टिकल टाइम के साथ दो एक्सिस में चलता है तो वो टू डायमेंशन, और कोई पार्टिकल अगर टाइम के साथ तीन या तीन से ज़्यादा या कह सकते हैं तीन दिशाओं में मोशन कर सकता है तो वो थ्री डायमेंशन। तो इस तरीके से वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन हम समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर इस हेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया हार्मोनिक। बेटे, इस हेडिंग के एक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस हेडिंग का एक एक पॉइंट हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक का मतलब है कि कोई पार्टिकल, अगर एक एग्जांपल से समझ लें कि एक सिंपल पेंडुलम है और पेंडुलम को कैसे बनता है कि हम उसको एक भारी बॉब होता है उसे एक स्ट्रिंग से बांध कर और सस्पेंड कर देते हैं किसी रिजिड सपोर्ट से, और फिर वो सस्पेंडेड रहता है एक जगह पर। अगर हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा इधर व इधर उधर हिलाकर छोड़ देते हैं तो वो अपने उस मोशन को क्या करता रहता है, रिपीट करने लगता है। तो हम बोलते हैं कि ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल पॉइंट से, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो हार्मोनिक मोशन है। या आप ऐसे भी कुछ कह दें कि जो अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे और उसे हम हार्मोनिक कैसे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर बोल सकते। हाँ, यहाँ पर एक चीज और आ गया है हार्मोनिक के साथ बेटे, ऑक्सीलेटर आ गया है। ऑक्सीलेटर का क्या मतलब होता है? अ बॉडी इज ऑक्सीलेटिंग अबाउट द पायोटेड पॉइंट, या कह सकते हैं अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन हेयर एंड देयर, या कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कोई भी पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन
या अपने कह सकते हैं कि पायोटेड पॉइंट के इधर पायोटेड पॉइंट के चारों तरफ मोशन करता है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीलेट हो रहा है। वो अपने या मतलब कि पायोटेड पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर उधर मोशन कर रहा है तो ऑक्सीलेट कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें याद रखना बेटे कि जब भी कभी भी हम ऑक्सीलेशन की बात करते हैं, ऑक्सीलेटर की ऑक्सीलेशन की बात करते हैं, तो ये दिमाग में हमारे होना चाहिए कि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स के कुछ इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं। तो हमने टॉपिक में आपको यहाँ पर बता दिया कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या है। हम एग्जैक्टली देखते हैं कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या है। हार्मोनिक जो है वो हार्मोनिक इज अ वेव और द सिग्नल। हार्मोनिक जो है एक तरीके की वेव या एक ऐसा सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी हुज फ्रीक्वेंसी इज एन इंटेग्रल, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक ऐसा इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो, उसका इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो अ हार्मोनिक इज अ वेव और द सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखे चाहे आप फ्रीक्वेंसी लिखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम रेफरेंस सिग्नल और द वेव। किसी एक वेव या कह सकते हैं सिग्नल जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर उधर मोशन कर रहा है या किसी पॉइंट को सेंटर मानकर उसके चारों तरफ मोशन कर रहा है, तो उसके जितने भी कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हार्मोनिक है। वो क्या है? हार्मोनिक है। और अब आपको हम बताएं कि यहाँ हार्मोनिक तक हो गया, फिर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑक्सीलेटर क्या है। तो कोई भी पार्टिकल, इस हेडिंग में हम एक एक हेडिंग के एक एक पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटे। यहाँ पर ऑक्सीलेटर क्या है, तो ऑक्सीलेटर क्या है कि कोई भी बॉडी अगर वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है और अंडर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बॉडी अपने मोशन को रिपीट कर रहा है और वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है उसी के थ्रू वो मोशन कर रहा है, या कह सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर है जो उस मोशन को करवा रहा है, तो उसे हम ऑक्सीलेटर बोलते हैं। यहां पर मैंने ऑक्सीलेटर लिख भी दिया है कि अ सिस्टम परफॉर्म मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। कोई सिस्टम क्या है, अपने मोशन को परफॉर्म करे। सिस्टम परफॉर्म द मोशन अबाउट द मीन पोजीशन और द पायोटेड पॉइंट अंडर द एक्सटर्नल एजेंसी। किसी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर की वजह से कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन या पायोटेड पॉइंट के इधर उधर जो मोशन करवाता है, कोई भी जो एक्सटर्नल एजेंसी है जो मोशन करवाता है, उसे हम ऑक्सीलेटर कहते हैं। वंस अगेन, ऑक्सीलेटर किसे कहते हैं मैं फिर से बता दूं आपको। अ सिस्टम परफॉर्म मोशन अबाउट द मीन पोजीशन और पायोटेड पॉइंट अंडर द एक्सटर्नल एजेंसी और द एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर। एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर या एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से कोई भी बॉडी पायोटेड पॉइंट या अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर जो मोशन करवाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? ऑक्सीलेटर बोलते हैं। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीलेटर क्या है और ऑक्सीलेशन क्या है। तो यहाँ ऑक्सीलेटर और ऑक्सीलेशन में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीलेटर तो आप समझ गए कि एक ऐसा एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर है या एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी मेन पोजीशन के इधर व उधर मोशन करवाता है, उसको ऑक्सीलेटर बोलते हैं। ऑक्सीलेशन किसे बोलते हैं? कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन या पायोटेड पॉइंट के अराउंड जब मोशन करता है, या वो कह सकते हैं उसके अबाउट जब मोशन करता है, तो उसका मोशन 3-4 तरीके से हो सकता है, या कह सकते हैं 4 तरीके से हो सकता है। एक तो हम बात कर सकते हैं कि फ्री ऑक्सीलेशन, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, फोर्स्ड ऑक्सीलेशन, और हो सकता है फोर्थ हो सकता है मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन। तो 4 तरीके से ऑक्सीलेशन होता है। ऑक्सीलेशन का मतलब कि उसके मोशन का नाम है, उसके मोशन करने का जो सिनेरियो है उसको हम ऑक्सीलेशन बोलते हैं। और ये 4 तरीके का होता है, ऑक्सीलेशन 4 तरीके का होता है। जो फ्री ऑक्सीलेशन है उसमें ये बात होती है कि उसका एम्पलीट्यूड, जो बॉडी ऑक्सीलेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखा जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो फ्री ऑक्सीलेशन है। दूसरा हमने बताया कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के हेयर एंड देयर मोशन कर रहा है या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो लगातार उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यू उसका एम्पलीट्यूड घटता चला जाए, तो हम बोलेंगे कि उसका जो मोशन है वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है।
तीसरा हमने बताया फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में क्या होता है कि बॉडी ऑक्सीलेट करती है, बॉडी क्या होती है, ऑक्सीलेट करती है, बॉडी ऑक्सीलेट करती है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीलेशन या कह सकते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल हम यहां लिख दे रहे हैं इसको, एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, फोर्स के इन्फ्लुएंस में, के इन्फ्लुएंस में बॉडी ऑक्सीलेट करती है, बॉडी ऑक्सीलेट करती है। ये क्या हो गया बेटे, हमने जो आपको बताया कि जो ऑक्सीलेशन है वो 4 तरीके से होता है, उसमें से तीसरा हमने जो बताया कि कैसे फोर्स्ड वाइब्रेशन, उसमें यही होता है कि एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी ऑक्सीलेट करती है। और चौथा जो है, चौथा कौन सा है, चौथा है मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन। मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन में क्या होता है कि कंटिन्यू एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, हम उस बॉडी के हर एक ऑक्सीलेशन को सेम एम्पलीट्यूड रखने के लिए, यानी कि एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखने के लिए हमें कंटिन्यूअसली एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। हम इस वाले ऑक्सीलेशन को बोलते हैं मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन। इसलिए बोलते हैं मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट करना है तो हमें कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट, एक कह सकते हैं कि फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो हमने इस हेडिंग से रिगार्डिंग आपको 3-4 पॉइंट बताया। हालांकि मेरा जो इस हेडिंग का पढ़ने का पर्पज है अब स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने ये समझाने की कोशिश की कि इस हेडिंग में आपको जो वर्ड मिले हैं उसके पीछे की फिजिक्स क्या है। तो उसके पीछे की फिजिक्स आप समझ गए। फेज स्पेस क्या है, पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से जो स्पेस बनता है उसी को हम फेज स्पेस बोलते हैं। 1 और 2 और 3 डायमेंशन, हमने यहाँ पर मिला है 1 डायमेंशनल, बट हमने 1, 2, 3 0 डायमेंशन बताया कि अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम और एक एक्सिस हो तो 1 डायमेंशन, टाइम और 2 एक्सिस हो तो 2 डायमेंशन, टाइम और 3 एक्सिस हो तो 3 डायमेंशन। फिर हमने बताया कि हार्मोनिक क्या होता है, तो हार्मोनिक एक ऐसा वेव या सिग्नल होता है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल होती है उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, और याद रखना कि जिसका भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हम उसका n इंटीग्रल मल्टीपल ढूंढ रहे हैं वो सेम सिग्नल या सेम वेव होना चाहिए। फिर हमने आपको बताया कि ऑक्सीलेटर क्या होता है कि कोई भी बॉडी या सिस्टम परफॉर्म करे मोशन, कोई भी बॉडी या सिस्टम मोशन परफॉर्म करे अबाउट द मेन पोजीशन एट द पॉइंटेड पॉइंट अंडर द एक्सटर्नल एजेंसी और द एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीलेटर। फिर हमने बताया कि ऑक्सीलेटर जब आप पढ़ते हैं तो दिमाग में ये भी चलता है कि ऑक्सीलेशन क्या होता है। तो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है कि अ बॉडी इज ऑक्सीलेट आवर मेन पोजीशन हेयर एंड देयर अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स। कोई रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर वो अगर बॉडी ऑक्सीलेट करने लगता है तो उसको हम ऑक्सीलेशन बोलते हैं। और ये ऑक्सीलेशन 4 तरीके का होता है। हमने ये भी बताया आपको कि फ्री ऑक्सीलेशन, फिर हमने बताया डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, फिर फोर्स्ड ऑक्सीलेशन, फिर मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन। इस तरीके से पूरी हेडिंग मैंने आपको बता दी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस हेडिंग को हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इस हेडिंग को पढ़ने के लिए यहां पर हमें इसको मिटाना होगा। तो पढ़ने के लिए क्या करना है हमको, पहले तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल को समझते हैं। बेटे यहां पर जो ऑक्सीलेटर है, ये ऑक्सीलेटर हमने आपको बताया कि एक क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो परफॉर्म करता है मोशन अबाउट द मेन पोजीशन या पायोटेड पॉइंट अंडर द एक्सटर्नल एजेंसी। और इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमने लिखा कि स्विमिंग पेंडुलम, जो एक पेंडुलम है, मान लो ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है और पेंडुलम का ये बॉब है, ये स्ट्रिंग है और ये इसकी मेन पोजीशन है, या इसको हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये इसकी मेन पोजीशन है, मैं यहां लिख दे रहा हूं मेन पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन है। और अगर इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन से थोड़ा सा आप हटाकर छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से ऑक्सीलेट करेगा, कुछ इस तरीके से ऑक्सीलेट करेगा अपनी मेन पोजीशन के इधर और इधर ये ऑक्सीलेट करेगा। फिर हम बोलेंगे कि ये जो हमारा पेंडुलम है ये ऑक्सीलेट कर रहा है, और इसका अगर ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इसका
रेफरेंस लाइन हो जाएगा जहां से हम हाइट इसकी मेजर करेंगे या इसकी पोजीशन को मेजर करेंगे। तो हम यहां पर देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटे कितना होगी। कोई भी जो बॉडी ऑक्सीलेट कर रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी बेटे इसकी पोटेंशियल एनर्जी? पीक। इस पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, याद रखना बेटे। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को जहां पर मैक्सिमम ये अपना डिस्प्लेसमेंट देता है, इसी को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं इसको। और ये एक्सट्रीम पॉइंट पर याद रखना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है तो हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होता है बेटे। क्या होता है? वेलोसिटी जीरो होता है। कुछ क्षण के लिए यहाँ रुक जाता है और वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है। लेकिन जैसे ये पेंडुलम यहाँ से छूटता है और फिर ऐसे इधर आता है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन याद रखना बेटे, मैक्सिमम हो जाएगी। ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक आने में इतना ज्यादा यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी गेन कर लेता है कि इनर्शिया की वजह से यहाँ रुक ही नहीं पाता है और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। और फिर क्रॉस करके जब तक इसको समझ में आता है पार्टिकल को कि मैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच गया हूं, तब तक इतनी हाई वेलोसिटी हो जाती है कि इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है और फिर यहां पहुंच जाता है। और फिर इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है और फिर इसको इधर लाने की कोशिश करता है। फिर से वही कंडीशन रिपीट होती है कि यहां से यहां तक आने में इसने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली है कि यहाँ रुक ही नहीं पाता है और इनर्शिया की वजह से इस पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ आ जाता है। और फिर अब इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, तो जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। जब इधर मोशन करता है तब भी रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगता है, इधर मोशन करता है तब भी रिस्टोरिंग फोर्स इधर ही लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स इधर ही लगता है। तो एक चीज हमें यहां पर कंक्लूजन निकल कर आया कि रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज किधर होता है बेटे? ऑलवेज टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इधर ही रहता है। ये किधर रहता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर ही रहता है। हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर रहता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहां से यहां तक पेंडुलम आने में इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई होती है। यानी कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटे, यहां पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई है? जीरो। और यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई है? मैक्सिमम। अगर यहाँ की टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बेटे और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के जस्ट इक्वल हो गया है। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो है तो जीरो रखेंगे तो यही हो जाएगा। इस वाली पोजीशन की अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यानी कि टोटल एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। एक कंक्लूजन यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी जो ही होता है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। बाकी यहाँ सब इन सब पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट बराबर होता है। और आपने ये भी देखा कि ये जब पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है हेयर एंड देयर फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और हाइट में भी जा रहा है, वाई एक्सिस में भी जा रहा है। यानी कि इट इज द एग्जांपल ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये पेंडुलम का मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है और मैंने कुछ उससे एसोसिएटेड कुछ जानकारी दी आपको। दूसरा हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। दूसरा इसका एग्जांपल क्या है? अच्छा, इसका गिटार भी है एग्जांपल, लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका क्या देख रहे हैं बेटे? स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम। हम स्प्रिंग मास सिस्टम अगर देखें तो एक यहां पर रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट पर यहां पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और हम ये मानकर चलते हैं कि अगर इस पर कोई एक ब्लॉक रख दिया तो इस ब्लॉक और इस हॉरिजॉन्टल टेबल के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन एकदम जीरो है।
और मैंने इसको एक स्प्रिंग से यहाँ पर कनेक्ट करके ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो अगर ये स्प्रिंग ना तो कंप्रेस है ना तो एक्सपैंड है, और इससे हमने एम मास की एक बॉडी कनेक्ट कर दी और इसके इस वाले एंड से एक रिजिड वाल कनेक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे कि अगर ये ना तो कंप्रेस है ना एक्सपैंड है, तो ये इसकी जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। क्या कौन सी कंडीशन है बेटे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, याद रखना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। अगर मैं इस टेबल पर ही इस बॉडी को थोड़ा सा क्या किया है, इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से एक्सपैंड करके छोड़ दिया है। अब अगर मैं यहां पर एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर एक्सपैंड कर रहा हूं, तो बेटे आप देखो स्प्रिंग सिकुड़ना चाहेगा तो किधर सिकुड़ेगा? आप इधर पकड़कर खींचे हो इस एक्सटर्नल फोर्स से, तो स्प्रिंग सिकुड़ना चाहेगा तो किधर सिकुड़ेगा? ये अगर सिकुड़ना चाहेगा तो स्प्रिंग इधर सिकुड़ेगा, यानी कि एफ रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा या जो इंटरनल फोर्स होगा स्प्रिंग का, तो वो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर होगा। और अगर आप देखें कि इस एक्सटर्नल फोर्स को जैसे ही आप रिलीज किए, जैसे ही आप छोड़े, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? ये स्प्रिंग बहुत तेजी से अपना फोर्स लगाया हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर, और जैसे ही आपने छोड़ा इनर्शिया की वजह से वो क्या हो जाएगा? ये बॉडी इस पोजीशन पर आएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से यहां तक आने में इतनी वेलोसिटी ये गेन कर लेगा कि यहां रुक ही नहीं पाएगा, और इस पोजीशन को ये क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा, और स्प्रिंग अगेन क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग अब क्या हुआ? यहां पर स्प्रिंग क्या हुआ था? एक्सपैंड हुआ था। यहां पर स्प्रिंग एक्सपैंड नहीं हुआ था, यहां पर क्या हो गया? स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। क्या हो गया? यहां पर स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। लेकिन अब देखो अब आप देखेंगे कि स्प्रिंग अब फैलने की टेंडेंसी रखेगा, यानी कि अब जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या होगी? फिर से इधर डायरेक्टेड होगी, और वो उसका डायरेक्शन अगेन आप ध्यान से देखो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर ही है। देखो यहां एक्सपैंड हुई थी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर एफ रिस्टोरिंग फोर्स था, और कंप्रेस हुआ तो भी इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर ही है। आप देख रहे हैं यहां पर अगर मोशन भी देखें, यहां पर अगर आप एनर्जी की भी बात करें, तो यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू, या हम ऐसे कह सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो यहां पर मैक्सिमम है। यहां पर आएगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यानी कि टोटल एनर्जी फिर से वही पूरा सिनेरियो चलेगा। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बस मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग मास सिस्टम में कि आप देख रहे हैं कि यहां भी बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के हेयर एंड देयर ऑक्सीलेट कर रहा है बेटे, लेकिन आप देख रहे हो कि केवल और केवल मोशन ऑफ द स्प्रिंग क्या है? अलोंग द सिंगल एक्सिस। सिंगल एक्सिस का मतलब हो गया केवल एक ही एक्सिस है, एक ही एक्सिस है। आप देख रहे हैं एक ही एक्सिस है बेटे यहां पर, या तो एक्स एक्सिस में आप मोशन एज्यूम कर सकते हैं तो एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में अगर आप इस मोशन को एज्यूम कर सकते हैं तो वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में एज्यूम करना चाहते हैं तो जेड एक्सिस में। मेरे कहने का यह मतलब है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में केवल क्या है? एक ही एक्सिस में मोशन क्या है? पॉसिबल है। लेकिन आप पेंडुलम का मोशन आप जब देखें तो आपने क्या देखा कि 2 डायमेंशनल मोशन है, और ये कितना है? 1 डायमेंशनल मोशन है। अब आपको इस हेडिंग के बारे में पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटे? काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv² होगा। काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी इसकी। अगर मैं पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालूं तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हो जाएगा। यहां पर भी अगर पूरे सिस्टम की मैं टोटल एनर्जी निकाल रहा था तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर रहा था। लेकिन ये 2 डायमेंशनल है और ये 1 डायमेंशनल है। हमारे हेडिंग में जो फेज स्पेस डायग्राम देखना है वो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का देखना है। इसलिए इस हेडिंग में हम इस एग्जांपल से अपने अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। तो मिटा लेते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। तो बेटे उसी बात को हम लोग यहां पर लिख लिए हैं।
जो अभी हमने समझा है। क्या समझा है कि एन ऑक्सीलेटर इज अ पार्टिकल बाउंड टू अ सेंटर बाय हार्मोनिक फोर्स। हार्मोनिक फोर्स क्या होता है यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हार्मोनिक फोर्स क्या होता है। हार्मोनिक फोर्स देयरफॉर इट हैज द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी या कोई भी पार्टिकल जो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू ऑक्सीलेट हो रहा है, उस ऑक्सीलेट होने वाले पार्टिकल के पास कह रहा है कि दोनों एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों होती हैं। अभी हमने आपको एग्जांपल से बताया कि पेंडुलम का एग्जांपल लिया था जो कि 2 डायमेंशनल था, और एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया था जो कि 1 डायमेंशनल था। कंसीडर अ 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सपोज कर लेते हैं कि एक 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लेते हैं जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम, हुज द पोजीशन कोऑर्डिनेट इज एक्स, जिसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स लेते हैं और उसका मोमेंटम जो कोऑर्डिनेट है वो उसको सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन है तो हम उसका पी एक्स लेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो पी वाई, जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो हम उसका पी जेड मोमेंटम ले लेंगे। तो द एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर की एनर्जी क्या होगी ये हमें देखना है। हाँ, मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना देता हूँ। ये इसकी मान लो कि ये हमारा टेबल है और ये रिजिड सपोर्ट है और स्प्रिंग ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये बॉडी है, ये स्प्रिंग है। ये क्या है बेटे, स्प्रिंग है और ये बॉडी है और इसकी ये नॉर्मल पोजीशन है। नॉर्मल पोजीशन का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ना तो कंप्रेस है स्प्रिंग और ना ही ये एक्सपैंड है, तो नॉर्मल पोजीशन है ये। और जब ये थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे हो जाता है और ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से एक्स डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है और रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एफ ई एस टी लिख दिया है, मतलब एफ रीस्टोरिंग फोर्स, ई नहीं आर ई एस टी, ये आर ई रीस्टोरिंग फोर्स ये। और जब इसको छोड़ दिया, हाँ, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जो कि हाफ और के एक्स स्क्वायर है। ये के क्या है बेटे, तो इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। एक्स क्या है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। और अगर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, यहां पर ये फोर्स जीरो का हटा लिया जाए तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी और फिर इस पोजीशन में आ जाएगा। यहां पर कितना कंप्रेस हुआ है, यहां पर भी अगर एक्स कंप्रेस हुआ है तो ये कंडीशन कंप्रेशन का है और ये कंडीशन एक्सपेंशन का है, ये कंडीशन एक्सपेंशन का है। तो यहां पर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हाफ के एक्स स्क्वायर है और इस वाली कंडीशन में जब स्प्रिंग हमारा पहुंचेगा तो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो हाफ एम वी स्क्वायर है। v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अ मीन पोजीशन और m का मतलब मास ऑफ द बॉडी व्हिच इज कनेक्टेड विथ द स्प्रिंग, ठीक है, जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी बेटे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है। और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की अभी हम वैल्यू रखेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा देखते हैं हम लोग। टोटल एनर्जी बेटे अभी अभी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। और इससे पहले भी हमने एग्जांपल देकर अभी आपको बताया था। और टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ और के एक्स स्क्वायर है, जहां पर के भी हमने एक्सप्लेन किया क्या है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। और x is the maximum displacement from the main position of the body which is connected with spring on this type of motion। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यू नो वेरी वेल what is the formula of the kinetic energy, half mv square, m is the mass of the body, v is the velocity of the object which is connected with spring। यहां पर बेटे अगर हम देखें तो इस यहां पर थोड़ा सा इसको अगर और इजी करें
तो इसको तो एज इट इज रखेंगे, ऐसे इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो देखो हमें क्या देखना है, हमें देखना है फेज स्पेस देखना है। अब फेज स्पेस वन डायमेंशनल मोशन में देखना है और हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में देखना है। तो बेटे याद रखना कि यहाँ पर मोमेंटम तो आया ही नहीं है, तो हमें इस फार्मूले को मोमेंटम में कन्वर्ट करना होगा। तो मोमेंटम के टर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 1/2 और m स्क्वायर v स्क्वायर और m हम यहाँ पर लिख दें। m से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। और m से बेटे अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें अगला स्टेप क्या मिलेगा, 1/2 और kx स्क्वायर प्लस और ये mv का होल स्क्वायर और बाई 2m मिल जाएगा। m स्क्वायर v स्क्वायर है तो हमने mv का होल स्क्वायर कर लिया और 2m ये हो जाएगा। बेटे अगले वाले स्टेप में हम 1/2 कर इक्वल टू 1/2 करेंगे और k और x स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है प्लस m भी मोमेंटम होता है और मोमेंटम होता है m भी तो मोमेंटम होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो p का स्क्वायर हो जाएगा और बाई 2m हो जाएगा। यहां से इतना हो गया। बेटे इस e को आप इसके अपान में भेज दो, तो आप अपान में भेजोगे तो क्या देखोगे आप कि ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 और कैपिटल E और प्लस पी स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा। इस के को भी इसके अपान में भेजेंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर अपान 2e बाई के और प्लस पी स्क्वायर अपान, अच्छा यहां पर मैंने e नहीं लिखा, यहां पर भी तो e आएगा। e जब यहां से उठा के इसके अपान में भेजेंगे तो 2e यहां भी आ जाएगा और e यहां पर 2 है और m है और e आ जाएगा यहां पर, तो 2m और e आ जाएगा। बेटे आप बेटे यहां पर देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है ये कुछ एलिप्स के इक्वेशन के तरीके से है, एलिप्स के इक्वेशन के तरीके से है। तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट लाइक एज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड मोमेंटम, और जिसकी एनर्जी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन एलिप्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन की जो एनर्जी है वो 0 से E तक है। एनर्जी कहां से कहां तक है, एनर्जी लिमिट इसकी 0 से E तक है, जो इस तरीके की एलिप्स का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने आपको शुरुआत में, इस लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि यूनिवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी इसको कैसे पूछती है। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखा था, पहला क्वेश्चन हमने लिखा था यूनिवर्सिटी इसको पूछती है इस फॉर्म में कि सो दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज एलिप्स। तो उस क्वेश्चन का आंसर यहां तक मिल गया, यहां तक उस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको कह रहा है कि दिखाइए कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एक एलिप्स की इक्वेशन को ओबे करता है और वो कुछ इस तरीके से यहां पर इसका हो जाएगा डेरिवेशन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बेटे, सेकंड क्वेश्चन में कह रखा है कि फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, तो इसके आगे हम लोग उस वाले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। कंक्लूजन बेटा इसका क्या निकला कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स इन द एक्स पी एक्स, पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स लिया है तो मोमेंटम का पी एक्स लेंगे, फेज स्पेस सो दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज एलिप्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्टिकल का जो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री डायग्राम बनेगा वो एलिप्स होगा। फिर से मैं बता दूं आपको कि आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन एलिप्स के इक्वेशन से करवाएंगे जो कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स और वाई, और ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस और बी सेमी माइनर एक्सिस है। तो जब कभी भी आप इस एलिप्स के इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करवाएंगे तो कंपैरिजन करवाने में आप ये पाते हैं कि सेमी मेजर एक्सिस जो ए स्क्वायर है वो 2e बाई के है, सेमी माइनर एक्सिस जो है वो 2me है। आप इस इक्वेशन से कंपैरिजन करवा के क्या पाते हैं कि जब आप वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लेकर चले थे, हमने वहां पर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में स्प्रिंग मास सिस्टम माना था और वहां पर चलते चलते सॉल्व करके जब इस पॉइंट पर आए तो कंक्लूजन क्या निकाला इससे कंपैरिजन करवाने के बाद कि पार्टिकल का फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है, पार्टिकल का फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी का जो डायग्राम है वो डायग्राम एक एलिप्स बन गया और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने लेकिन आपसे एक बात और कही थी कि ये जो पूरा का पूरा मोशन है,
ये मोशन बेटे जिसकी वजह से हो रहा है वो क्या है, हार्मोनिक फोर्स है। क्या जानते हो हार्मोनिक फोर्स के बारे में? इस पर भी मैं थोड़ा सा एक दो लाइन में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हार्मोनिक फोर्स क्या होता है। मैं यहां लिख देता हूं, हार्मोनिक हार्मोनिक फोर्स क्या होता है। तो हार्मोनिक फोर्स हुज मैग्नीट्यूड वेरीज साइनोसॉइडली विथ द टाइम। हार्मोनिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कंटिन्यू बदलता रहता है टाइम के साथ। और कैसे कंटिन्यू बदलता रहता है? साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडल का मतलब होता है साइन का कर्व होना चाहिए उसमें। साइन का कर्व का मतलब है बेटे ये वाला कर्व, साइन का मतलब ये वाला कर्व। तो कह रहा है कि एक ऐसा फोर्स इसका हार्मोनिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यू बदलता रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यू बदलता रहता है साइनोसॉइडली और टाइम के साथ बदलता रहता है। उसी फोर्स को हम हार्मोनिक फोर्स कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल गो अप एंड डाउन। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऊपर जाए और चाहे वो डाउन आए, मैग्नीट्यूड जो है वो एक और इस तरीके से चेंज होना चाहिए जैसा कि साइन का फंक्शन है। इसी को हम साइनोसॉइडल बोलते हैं। यानी कि आप अब समझ गए होंगे कि हार्मोनिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो टाइम के साथ तो चेंज हो, लेकिन वो चाहे उस इक्विलिब्रियम कंडीशन से ऊपर जाए या इक्विलिब्रियम कंडीशन से नीचे आए, उसका कर्व साइन के फंक्शन के जैसा ही होना चाहिए। यानी कि आप अगर हार्मोनिक फोर्स का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो एग्जांपल के तौर पर मान लो कि F इज इक्वल टू 5 साइन 8t न्यूटन हमने लिख दिया। अगर टाइम t की वैल्यू, अब यहां पर अगर आप सॉरी इस फोर्स की वैल्यू अगर आप देखें तो t की वैल्यू आप कुछ भी रखते चले जाएंगे, साइन के कर्व में आपको मिलता चला जाएगा। t की वैल्यू 0 रखेंगे, फोर्स आपका 0 हो जाएगा। t की वैल्यू 1 रखेंगे, कुछ फोर्स मिलेगा। t की वैल्यू 2 3 4 5 ऐसे रखते चले जाएंगे और पूरा का पूरा जो फोर्स का वैल्यू है, हार्मोनिक फोर्स की जो वैल्यू है, वो साइनोसॉइडली यहां से क्या होगा, डिफाइंड होता चला जाएगा। तो ऐसा फोर्स जिसका का पूरा फंक्शन साइन के तरीके से चलता है टाइम के साथ, उसी को हम हार्मोनिक फोर्स बोलते हैं बेटे। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम यहां पर बात करते हैं। यहां तक आप यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिए होंगे तो मैं इधर मिटा देता हूं, मिटाने के बाद ही काम बन पाएगा हमारा। बेटे लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये टॉपिक इतना बड़ा है नहीं, टॉपिक तो 20-25 मिनट में ही खत्म हो सकता है, लेकिन हमने इसमें ऐसा कोशिश किया है इस टॉपिक में कि जो भी वर्ड आता है इसको पढ़ाते वक्त उस हर एक वर्ड के पीछे की फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन करते हुए चले। इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है और बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। तो चाहे तो हम इसको 10 मिनट 15 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन बस यही जो बीच बीच के टर्म आ जा रहे हैं, इन टर्म को समझते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा बन रहा है। तो हमें क्या देख रहा है, हमारे क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो होता है वो एलिप्स होता है, यहां से मिल गया। और हमने इसको यहां पर मैं इसको लिख देता हूं इस इक्वेशन को कि x²/2e/k और दूसरा क्या है p², दूसरा क्या है बेटे p² 2me इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और दूसरा इलिप्स का इक्वेशन आया था x²/a² प्लस y²/b² और इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इस इलिप्स के इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करवाएंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे 2e/k और a² इक्वल टू आएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 2e/k। और ऑन कंपेयर यहां लिख देना, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करवाने के बाद ये वी विल गेट तो ये हमको मिलेगा। और जब b² इक्वल टू हम यहां कंपेयर करवाएंगे तो क्या मिलेगा बेटे 2m और e मिलेगा। और b इक्वल टू ये हमको मिलेगा रूट 2me, प्लस माइनस लगाते रहना, प्लस माइनस। आप ये जान ही रहे हैं कि ये क्या है बेटे, ये सेमी मेजर एक्सिस है। और ये क्या है बेटे, ये सेमी माइनर एक्सिस है। आप इलिप्स का डायग्राम देखे होंगे, इलिप्स कैसे बनता है।
तो इलिप्स ओवल शेप का होता है, तो हम इलिप्स भी बना लेते हैं। ये हमारे पास इलिप्स हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या है स्मॉल ए है सेमी माइनर मेजर एक्सिस, और ये बी क्या है सेमी माइनर एक्सिस है, और ये इसका सेंटर है। अब आप अगर देखें तो यहां पर यहां से यहां तक आते हैं तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और आप देखेंगे कि एनर्जी उसकी ई है। इधर आएंगे तो ये एनर्जी माइनस में है, इधर आएंगे तो ये एनर्जी ई है, इधर आएंगे तो ये एनर्जी ई है। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कहीं पर भी आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो एनर्जी मिल रही है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। लेकिन आप इन सब पॉइंट्स पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल मिलेगा या तो इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और आपने सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को कैलकुलेट करने के बाद क्या देखा कि ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको अंडर रूट 2e/k, और बी की वैल्यू क्या मिलेगी अंडर रूट 2me। आप देख रहे हैं कि एक वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर था जो ऑक्सीलेट किया, और ऑक्सीलेट करने के बाद एनर्जी रेंज 0 से ई तक इतने एरिया को वो कवर कर लिया। यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जब ऑक्सीलेट करता है तो जो एरिया कवर कर रहा है वो एरिया क्या है, एक इलिप्स का है। तो अगर वो इलिप्स का एरिया है तो देखें कि उस ऑक्सीलेटर के लिए जो उसकी एरिया है वो कितनी है। तो इलिप्स की एरिया होती है पाई ए बी, और उस इलिप्स का एरिया निकालने के बाद हम इस एरिया को बहुत सारे फेज स्पेस में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें से एक फेज स्पेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और पूरे इस एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और बहुत सारी यहाँ पर हमको डेटा अवेलेबल होगा, उस डेटा को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एलिप्स की एरिया बेटा कैलकुलेट करते हैं। तो एलिप्स की एरिया क्या होती है, एरिया ए इज इक्वल टू पाई ए और बी। ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस, पाई एज इट इज रहेगा, और ए की वैल्यू यहां से रखेंगे अंडर रूट 2e/k, और इनटू बी की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट 2m और e, इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई तो एज इट इज रहेगा, 2 भी बाहर आ जाएगा तो 2 पाई आगे आ जाएगा, और e भी बाहर आ जाएगा तो 2 पाई e बाहर आ जाएगा, और m/k रहेगा। तो इलिप्स की एरिया क्या आ गई बेटे, एरिया आ गई इलिप्स की 2 पाई m और अंडर रूट m/k, ये इलिप्स का एरिया आ गया। जो हम लोग वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लिए थे तो उसका पूरा एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, ए इज इक्वल टू 2 पाई ई अंडर रूट m/k। इस एरिया को कैलकुलेट करने के बाद हमें कंक्लूजन क्या निकल कर आया हमारे सामने इससे, कि दिस एरिया रिप्रेजेंट, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एरिया रिप्रेजेंट द फेज स्पेस अवेलेबल टू द ऑक्सीलेटर हैविंग द एनर्जी बिटवीन 0 एंड e। कह रहा है कि ये जो एरिया है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जितने भी फेज स्पेस हैं उन सब फेज स्पेस की एनर्जी 0 और a के बीच में ही है। क्योंकि हमें पता है कि इलिप्स में इधर प्लस ई एनर्जी गया, इधर माइनस ई, और इधर भी माइनस ई, यहाँ माइनस ई और इधर प्लस ई, ये गया है। और इस किसी भी पॉइंट पर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। बीच में हम इस एरिया के बीच में कहीं पर एक फेज सेल ले लेते हैं, उस फेज सेल का हम पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम, और फिर हम टोटल इस एरिया को उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा फेज स्पेस डायग्राम फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से जो हमें लेना है। तो हमने क्या देखा कि जो ये एरिया इलिप्स का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो फेज स्पेस अवेलेबल है ऑक्सीलेटर के, उनके पास जो एनर्जी है वो 0 से e तक ही एनर्जी है। Therefore, the phase space available to the oscillator having the energy between E and E plus DE। अब अगर उसके पास एनर्जी है तो हम एक बार थोड़ा सा अगर स्लाइटली कम या ज्यादा करें तो उसको हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके देख लेंगे कि एनर्जी उसके पास क्या है।
तो अगर हम ई एनर्जी को थोड़ा सा डेल ई पॉइंट तक लेकर जाना चाहते हैं, ई से ई प्लस डेल ई तक लेकर जाना चाहते हैं, तो एरिया को भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा। और इस एरिया को जब हमने डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया, तो डी ए और 2 पाई और अंडर रूट एम बाई के को कुछ नहीं करना है, हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या पा जाएंगे, डी ई पा जाएंगे। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जब हम ये लेकर आए डी ए टू इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के और डी ई, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट thus gives the region of state accessible to the oscillator। तो किसी भी ऑक्सीलेटर का ये एक्सेसिबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेसिबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कि गिवन कंडीशन के अंदर जो कुछ भी है वो एक्सेसिबल स्टेट है। अब एक्सेसिबल जो स्टेट है, इन सब चीजों को, इनएक्सेसिबल स्टेट है, इन सब चीजों को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो लेक्चर और भी लेंदी हो जाएगा। तो आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे कि तो एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल स्टेट हमने अलग से वीडियो भी बनाकर रखा है और एक्सप्लेन किया है अच्छे से उसको, तो आप देख, और सेपरेट प्लेलिस्ट में हमने रखा है, तो सब जाकर आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ईच सेल, अगर हम एक सेल यहाँ पर इस एरिया के अंदर, इस इलिप्स के एरिया के अंदर हम बहुत सारे, हम मान लेते हैं कि सेल है, और किसी एक सेल का हम यहाँ पर एरिया अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने शुरुआत में आपको बताया कि ये इलिप्स जो है ना, वो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस पर हमने जो लिया है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट, मोमेंटम कोऑर्डिनेट लिया है, तो हमने पी एक्स लिया है, और पोजीशन वाले पर एक्स लिया है। तो अगर मैं एक सेल की एरिया को कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो पी एक्स ऊपर और एक्स इधर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी एक्स। और आपको पता है कि एक फेज सेल की जो एरिया होती है एक्स और पी एक्स, उसको एच कहते हैं। अगर हम यही इधर वाई लेते और इधर पी वाई लेते, तो इसका क्या हो जाता, इसका क्या हो जाता भैया, तो इसका y और पी वाई तब भी h हो जाता। अगर हम z लेते तो z और पी जेड तो भी h हो जाता। तो फेज सेल की जो एरिया है वो स्मॉल h है, चाहे वो x और पी एक्स हो, चाहे वो y पी वाई हो, और चाहे z पी जेड हो। तो हमें एक सेल का हर, मतलब प्रत्येक सेल का एरिया पता हो गया कि वो कितना है, स्मॉल h है। तो हमें ये भी पता हो गया कि हर एक पर प्रत्येक सेल की एरिया स्मॉल h है। तो हम ये देख लें कि इस एरिया के अंदर जो हमारे पास फेज, और हाँ एक चीज और, इस एरिया के अंदर जो फेज सेल है, नंबर ऑफ फेज सेल है, वो हमको पता करना है। और एनर्जी उनकी 0 से E के बीच में है। तो याद रखना, एनर्जी 0 से E के, एनर्जी रेंज 0 से E के बीच में देखें कितने नंबर ऑफ फेज सेल है। तो इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे कि टोटल एरिया तो आपको पता ही है, फेज स्पेस का टोटल एरिया आपको फेज स्पेस का पता है, और एक सेल के एरिया से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। टोटल आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ फेज सेल। भाई ये इलिप्स का पूरा एरिया आपको मालूम है, समझ रहे हैं ना। तो एरिया ऑफ फेज स्पेस आपको मालूम है, और एक सेल की एरिया भी आपको मालूम है, स्मॉल h, और कितने इसमें फेज सेल हैं आप डिवाइड कर दो एक सेल की एरिया से, इस पूरे इलिप्स के एरिया को, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ फेज सेल और एनर्जी रेंज 0 to E में। तो हमने वही किया, हमें इस एरिया में कितने फेज सेल हैं ये पता करना है, जिनकी एनर्जी रेंज 0 से E है। हम इसको पता करने के लिए, नंबर ऑफ फेज सेल को पता करने के लिए, इस पूरे इलिप्स के एरिया को, एरिया ऑफ द फेज स्पेस को हमने क्या किया, एरिया ऑफ द वन फेज सेल से डिवाइड कर दिया। हमें एरिया ऑफ फेज स्पेस पता ही है, एरिया ऑफ फेज स्पेस कितना है, 2 पाई E अंडर रूट एम बाई के, हमने यहां पर लिख लिया। एरिया ऑफ वन फेज सेल कितना है, वो स्मॉल h है, स्मॉल h है, स्मॉल h है, चाहे वो x और पी एक्स, चाहे y पी वाई, चाहे z पी जेड का देखें, तो h से डिवाइड कर दिया। तो यहां से डिवाइड किया, तो हम इतना जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम होता है। अब अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को उल्टा कर देंगे, तो 1/f इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा, जिसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। अब आप इस पूरे फार्मूले को यहां पर थोड़ा सा सेट करें, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के मिलेगा। देखो इस वाले फार्मूले में थोड़ा सा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के मिलेगा, उसको हमने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया, और इसकी जगह पर इसकी जगह पर 1/f हमने प्लेस किया। तो फाई का मतलब होता है, ये फाई का मतलब है, हमने लिख रखा है फाई, फिर नंबर ऑफ फेज सेल है, और ई का मतलब यहां पर है कि एनर्जी रेंज 0 से E के बीच में है।
अब आप देखेंगे कि E/H और इसकी जगह पर पूरा F आ गया और 1/F आ गया, तो E/HF हो गया। अब यहां पर पता नहीं ये चीज, चलो ये चीज आपको दिख रही है, द नंबर ऑफ फेज स्पेस। हाँ, यहां पर देख लेते हैं। तो एनर्जी रेंज हमको देखना है। एनर्जी रेंज अगर हम देखें तो एनर्जी रेंज अगर हम यहां पर देखें तो HF, यहां से देख लो, यहां से एनर्जी रेंज अगर देखें तो HF और फाई E हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया हमने। E इक्वल टू फाई E और HF, ये E इक्वल टू HF और फाई E। तो अगर हम देखें कि इफ द नंबर ऑफ द फेज सेल कैन टेक ओनली द इंटीग्रल वैल्यू, हम देखें कि जो इसकी यहां पर मिटा देते हैं इसको। देखो बेटे, इसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। एनर्जी कितना आया? एनर्जी आया E इज इक्वल टू HF और फाई E। तो ये देखें तो फाई E क्या है? नंबर ऑफ फेज सेल है। एनर्जी रेंज 0 टू E के बीच का क्या है? ये नंबर ऑफ फेज सेल है। इस नंबर ऑफ फेज सेल की जो वैल्यू है हम यहां लिख लेते हैं, इफ द नंबर ऑफ फेज सेल, इफ द नंबर ऑफ फेज सेल, नंबर ऑफ फेज सेल can take only integral value, और वो वैल्यू क्या हो सकती है बेटे? दैट इज वो वैल्यू क्या हो सकती है? तो वैल्यू हम ये मानकर चलते हैं कि फाई E की जो 0 से E एनर्जी रेंज के बीच में फाई E की वैल्यू हो सकती है, जो नंबर ऑफ फेज सेल की वैल्यू हो सकती है वो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 और n तक हो सकती है। कहने का ये मतलब है कि मैं अगर फाई E की वैल्यू को n से रिप्लेस कर दूं, जहां पर वैल्यू याद रखना 0 n से अगर रिप्लेस कर रहा हूं तो उस n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम ले सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या बनने वाला है? वो फार्मूला बनेगा E इज इक्वल टू बेटे H, क्या बनेगा? HF, और ये क्या बनेगा? N बनेगा, यानी कि E इज इक्वल टू NHF बनेगा। बहुत सारी बुक बेटे ये भी याद रखना, बहुत सारी बुक इस फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये F से होता है, न्यू से होता है, क्या होता है, आपकी जो मर्जी वो वर्ड यूज कर लीजिए, बस आप मीनिंग इसका याद रखना। चाहे आप इसको E इज इक्वल टू NH न्यू कहें, चाहे E इज इक्वल टू NHF कहें, जहां पर याद रखना N क्या है? नंबर ऑफ फेज सेल है। क्या है N? नंबर ऑफ फेज सेल है, which is present in the फेज स्पेस। फेज स्पेस में कितने नंबर ऑफ फेज सेल प्रेजेंट हैं, और इस n की वैल्यू भी ना भूलिएगा, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, कोई भी वैल्यू हो सकता है इसका। यहां से इस फार्मूले को देखकर कंक्लूजन क्या आप निकाल सकते हैं? तो कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? thus the energy can occur in discrete state only and has integral मल्टीपल। ये इसका कंक्लूजन निकल कर आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल, ये इसका कंक्लूजन निकल कर आएगा बेटे। तो आपको कैसे नोट करना है, जैसे हमने समझाया है उस तरीके से नोट भी करना है। ये हेडिंग कंप्लीट हुआ और मैं अपना पूरा एफर्ट लगाया इस हेडिंग को समझाने में आपको। आई होप ये आपको पसंद भी आया होगा। और जहां कहीं पर भी कोई सजेशन या कोई भी ऐसी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमको कमेंट करें। और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।